हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसी थ्योरी का कुछ बेसिक पढ़ेंगे पहले हम, उसके बाद जो मेन चीज़ है जो हार्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एसी थ्योरी में कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें बहुत हार्ड है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या है कि एसी थ्योरी का मेन शुरुआत होता है एसी सिग्नल से। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ये है फंडामेंटल एसी वेव, जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है ना। ये टाइम है, टाइम एक्सिस, ये पावर लाइन है। ठीक है, वोल्टेज और करंट जिस एक्सिस पर दोनों होता है उसे पावर लाइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस वेव में वोल्टेज और करंट दोनों है, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, अब ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ये एक आइडियल वेव शेप है ना। आइडियल मतलब ऐसा नहीं है कि एसी की केवल इसी कहते हैं। एसी वेव वो होता है जो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों साइकिल में समय के अनुसार चेंज होता रहे। ठीक है, केवल एक साइकिल होगा तो वो एसी नहीं कहलाएगा, है ना। आप डीसी सिग्नल पढ़े होंगे, डीसी सिग्नल में चला जाएगा। केवल पॉजिटिव होगा या केवल नेगेटिव सिग्नल होगा तो वो एसी नहीं कहलाएगा, वो डीसी सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, तो एसी थ्योरी में पहला ये फंडामेंटल वेव है एसी सिग्नल का, जो समय के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक्सिस में आता है ना, रोटेट करता है। अब देखिए ये लाइन जो है ये एक पावर लाइन है, ये एक पावर लाइन है ना। ये तो ना तो ये वोल्टेज है ना तो ये करंट है, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों है। ठीक है, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। देखिए जब डीसी सिग्नल में बात करेंगे तो केवल हम वी आई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब एसी सिग्नल में बात करते हैं तो यहाँ पावर फैक्टर भी आ जाता है, कॉस फाई। ये है टोटल सिंगल फेज पावर, ये सिंगल फेज पावर है का फार्मूला है। देखिए इसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है, पावर फैक्टर भी है। जब किसी परिपथ में वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो एसी सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, एसी सिस्टम के अंतर्गत ये आएंगे। ओके, ऐसे ही हम एक बेसिक फिनोमेना या कुछ पैरामीटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बता दे रहे हैं। इसके बाद हम डीपली एसी थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ समझ लो सभी लोग। पहला पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो एक वायर है, एक वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, है ना, करंट, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, पावर, वोल्टेज सब चीज़ एक ही है अगर ध्यान से देखा जाए तो इस करंट, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के मार्ग में जो इस कंडक्टिंग मटेरियल का इंटरनल पार्टिकल जो है इसके फ्लो होने में रोकेगा, प्रवाह को रोकेगा, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण हम ये मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस हर वायर का एक तरीके से कांस्टेंट है। इसीलिए ओम के नियम में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहा गया, और V बराबर आई आर। आर एक कांस्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी जरूर करता है, लेकिन फिर भी एक मान लो एल्युमिनियम वायर है, एक कॉपर वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, लगभग नियर अबाउट। ठीक है, ये चीज़ समझ लो रेजिस्टेंस जो है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, जब किसी वायर में जाएगा तो उसके रेजिस्टेंस और करंट के कारण उसमें पावर वेस्ट होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है इतना पावर हमेशा
वेस्ट होता रहेगा रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, डीसी सिग्नल में भी ऐसे होगा, एसी सिग्नल में भी होगा। लेकिन डीसी सिग्नल, मान लो यहाँ से तुम इस वायर से डीसी सिग्नल फ्लो कराओगे तो इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और इससे जब एसी सिग्नल फ्लो कराओगे तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वायर एक ही होता है, उसका रेजिस्टेंस भी एक ही होता है, लेकिन उसका इफेक्ट, वायर का इफेक्ट एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल में अलग अलग होता है। देखो, अगर डीसी सिग्नल का फ्लो कराने पर इस वायर का रेजिस्टेंस, कुल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100% है, तो एसी सिग्नल उसी वायर से फ्लो कराओगे तो 120% हो जाएगा। रेजिस्टेंस 1.2 टाइम्स ज़्यादा होता है डीसी की अपेक्षा एसी में, इसीलिए क्योंकि एसी में स्किन इफेक्ट भी होता है ना। तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट यूनिट है, किसी वायर का एक कांस्टेंट यूनिट है, लेकिन इसके बाद भी ये टेम्परेचर पर और सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसकी वैल्यू कुछ चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। देखो 100% था, बढ़ करके 120% हो गया एसी सिग्नल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 है तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत माइनर सा चेंजिंग होता है इसमें। ओके, अब देखो ऐसे ही दूसरा फैक्टर है एल। किसी परिपथ में एल मतलब इंडक्टेंस लगा है, ठीक है, अगर आप उसे डीसी सिग्नल, पहले तो ये डीसी सिग्नल पे काम नहीं करता है एल, ठीक है, और इसका ट्रांजिएंट जब आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें एल जो है एक समय में शॉर्ट सर्किट रहेगा और चार्जिंग होने के बाद ओपन सर्किट हो जाएगा ना। ये अलग अलग फिनोमेना है, लेकिन ये ऐसा मान लो कि ये डीसी सिग्नल पे काम नहीं करता है, ये केवल आर ही डीसी सिग्नल एसी सिग्नल दोनों पे काम करता है, एल केवल एसी सिग्नल पे काम करेगा। एल क्या है? इंडक्टेंस है, ठीक है, एल क्या है? इंडक्टेंस है। ये करता क्या है? देखो, इसमें से जब करंट फ्लो कराओगे, ओके, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है, ठीक, लेकिन ये करंट चेंजिंग का अपोज करता है, करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है अपने में से, ठीक है। तो जब धारा को ये प्रवाहित नहीं होने देता है, अगर ये सीधा वायर होता तो करंट बाईपास हो जाता और उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस काम करता। आपने इसको मोड़ दिया है ना, ऐसे कुंडली बना दिया, तो इस करंट के फ्लो होने में टाइम लगेगा और उतने टाइम में इस कुंडली के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड में हाफ Li² एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में हाफ Li² एनर्जी स्टोर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि L क्या करता है? इस धारा परिवर्तन का विरोध करता है। किसके कंडीशन में? AC के कंडीशन में, ठीक है। तीसरा फैक्टर है पैरामीटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, लेकिन वो डीसी में होता है। पॉजिटिव निगेटिव डीसी में ही निर्धारित किया जाएगा पोलैरिटी, एसी में नहीं, ठीक है। तो एसी में क्या है? इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जब इसमें चार्ज हो जाएगा तो मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जब किसी प्लेट में पॉजिटिव निगेटिव की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो स्टोरेज एनर्जी, जिस प्रकार से इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हाफ Li² था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा हाफ CV²। ये एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसमें करंट मतलब चार्ज, क्योंकि Q बराबर IT, एक निश्चित समय में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन या करंट का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो चार्ज कहलाता है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है? इस चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करता है मतलब करंट को स्टोर करता है ना। लेकिन ये बात अलग है कि ये ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं कर पाता है, एसी को, डीसी को देर तक चार्ज कर सकता है। इसीलिए जितने भी चार्जिंग वाले बैटरी हैं, जो बैटरी है डी, हमेशा डीसी सिग्नल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एसी सिग्नल को नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसमें
चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस दोनों होता रहता है एसी सिग्नल में। और एक ऐसा कुछ कुछ देर के बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर एसी सिग्नल से चार्ज करोगे कुछ देर बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और परमानेंट अगर आपको चार्ज इसमें स्टोर करना है तो डीसी सिग्नल से चार्ज किया जाता है बैटरी को। ओके, इसके बाद है भी वोल्टेज, इसका दूसरा नाम है ईएमएफ। देखिए, किसी वायर में करंट इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तभी फ्लो होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे तभी जाएंगे जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब एक सिरे पर वोल्टेज की मात्रा ज़्यादा होगी। जिस सिरे पर वोल्टेज की मात्रा ज़्यादा होगी करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो जो ये करंट फ्लो होता है, जिस फोर्स के कारण, प्रेशर के कारण या इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण ये करंट फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, और उसी का दूसरा नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लो लेवल पर ईएमएफ कहते हैं इसको। हमेशा देखना बैटरी के अक्रॉस या वहाँ पर ई लिखा रहता है। और हाई लेवल पर उसी को भी कहते हैं। इसका लिमिटेशन है और भी का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आर एल सी भी एंड करंट। देखो, किसी परिपथ में करंट वोल्टेज के कारण फ्लो होता है ना, इस बैटरी के कारण। इस बैटरी से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को करंट फ्लो होगा। लेकिन उसके पहले ही जान लो, ये निगेटिव है ना, निगेटिव प्लेट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब ये कंप्लीट हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। धारा का प्रवाह तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन का जो रिवर्स डायरेक्शन है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है, आई। ठीक है, और जिस रजिस्टेंस पर करंट फ्लो होगा आई स्क्वायर आर जरूर डेवलप करेगा वहाँ पर। भले ही उसकी मात्रा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आई स्क्वायर आर वहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, ये है बेसिक फिनोमिना। अब मैं थोड़ा मैग्नेटिज्म बता दे रहा हूँ। ठीक है, फ्लक्स। देखिए, एक मैग्नेट है, इस नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाले कई सारे मैग्नेटिक लाइनें होंगी, है ना। इन मैग्नेटिक लाइनों के समूह को एक पर्टिकुलर एरिया में से अगर स्थापित किया जाए और उसे कट किया जाए तो इसके पूरे ग्रुप को, समूह को, है ना, पर्टिकुलर इस एरिया में से फ्लो होने वाले या उसमें उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को या मैग्नेटिक लाइन की मात्रा को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स जो है कांस्टेंट होता है, उसका चेंज होता है फ्लक्स का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और किसी कंडक्टिंग मटेरियल पर, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पर हम वाइंडिंग कर दें, इस पे मान लो ऐसे वाइंडिंग कर दिए, इसको सोर्स से कनेक्ट करा दो, किसी सोर्स से कनेक्ट कराओ, इसमें जो करंट फ्लो होगा और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, अगर नंबर ऑफ टर्न और करंट का गुणा करा दिया जाए तो वो कहलाएगा उस सिस्टम का एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसा कि ईएमएफ होता है ना। तो जिस प्रकार से करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को डेवलप करने में, है ना, फ्लक्स को वेरी कराने में इसी एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती है हमको। ठीक है, ये है बेसिक आइडिया अभी तक का। और जिस प्रकार से इस परिपथ में रेजिस्टेंस होता है,
उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइनों के रास्ते में होता है रिलक्टेंस, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। रिलक्टेंस एस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है, देखो एक मैग्नेटिक लाइन है, मान लो यहाँ से डेवलप हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरे सर्किल को कंप्लीट करने में मैग्नेटिक लाइन के रास्ते में जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे बड़ा प्रतिरोधक एक तरीके से रिलक्टेंस जो है वो एयर है ना। हवा में बहुत दूर तक मैग्नेटिक लाइनें जो है डेवलप नहीं हो सकती हैं, उसके नज़दीक ही हो सकती हैं। तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है मैग्नेटिक लाइनों के मार्ग में या फ्लक्स के मार्ग में, उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो हम बताएंगे कि एसी सिग्नल को जनरेट कैसे किया जाता है। देखिए ये एक मैग्नेट है, इसके बीच में रिक्त स्थान जो है ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, एरिया। इसमें जो मैग्नेटिक लाइनें हैं वो हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन नॉर्थ से निकल करके ये मैग्नेटिक लाइनें साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइनें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साउथ की ओर जा रही हैं। ओके, ये नॉर्थ से निकली साउथ की ओर जा रही हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल चालक पदार्थ को अगर हम घुमा दिया जाए, है ना, अगर हम इसको घुमा दें, रोटेट कराएं, तो ये मैग्नेटिक लाइनें इस कंडक्टिंग मटेरियल से कटेंगी, और इस कंडक्टिंग मटेरियल से कटने की वजह से फैराडे के नियम से उसमें एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक विद्युत वाहक बल ई डेवलप हो जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक लाइनों को इस कंडक्टिंग मटेरियल से काटने के लिए इसको रोटेट कराना पड़ेगा। किस वेग से रोटेट कराना पड़ेगा? ओमेगा से। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। ये क्या है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देखिए अब फैराडे ने कहा था किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाते हैं तो हमें इतना वोल्टेज मिलता है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, मतलब कितनी बार आप कितने वायर लिए हैं। नंबर ऑफ टर्न मतलब कितनी बार वायर को उस रोटेटिंग पार्ट पर लपेटा है आपने, वो है लपेट। मतलब एन क्या है? टर्न। डी फाइव बाई डी टी मतलब देखो ये फ्लक्स पहले कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन जब ये कंडक्टिंग मटेरियल इस फ्लक्स को काटेगा एक निश्चित समय में, डी पाई बाई डी टी लिखा है ना, एक निश्चित समय में अगर इसको कट करेगा तो वो कहलाएगा डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो कट करेगा और उसका एन टर्न से गुणा कर दिया जाए तो जो वेव मिलेगा वो एक सिग्नल होगा। वो किस प्रकार का सिग्नल होगा? एसी सिग्नल होगा। ये है एक पूरा साइकिल। ठीक है, यहाँ हम वोल्टेज करंट दोनों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इसके अंदर ही करंट है। ठीक है, ये वोल्टेज है, मान लो ये करंट है, और इस पूरे को अगर माना जाए तो ये पावर लाइन है। ओके, और जो पावर लाइन है पूरा एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी के कारण इसको फेज भी बोला जाता है ना। एसी में हमेशा सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज की बात होती है, डीसी में कभी फेज नहीं होता है। ओके, तो ये एनर्जी का जो फॉर्म है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए इसको नाम फेज भी दिया जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा फेज कैसे डिसाइड किया जाता है। तो अब इसको समझ लो
और इसके बाद अब देखो AC सिग्नल और DC सिग्नल में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए जो AC सिग्नल है इसमें कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, है ना। इंडिया में जैसे है 50 हर्ट्ज, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है, फिक्स है। 3% वेरिएबल है, मतलब ये 3% कम भी हो सकता है, 3% ज़्यादा भी हो सकता है इसका। लेकिन DC में फ्रिक्वेंसी 0 होता है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि फ्रिक्वेंसी इसमें है, और फ्रिक्वेंसी कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना चाहिए, तभी वो AC कहलाएगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी अगर 0 हो गया तो वो DC सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, तो जो AC सोर्स है उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार का सिंबल किसी मशीन पर बना है तो AC सोर्स कहलाएगा, और उस पर कहीं भी अगर पोलैरिटी है, प्लस माइनस का निशान है, तो वो DC सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर ये है कि AC सिग्नल को कभी भी बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो शायद किताब में नहीं लिखा गया है ना। आप AC सिग्नल को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। लेकिन DC सिस्टम को या DC सिग्नल को बैटरी में स्टोर किया जाता है या किया जा सकता है। बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। ओके, देखिए अब मैं कहूँ कि कौन डेंजरस लाइन है, AC सिग्नल डेंजरस लाइन है कि DC लाइन। देखिए मान लीजिए 230 वोल्ट आपके घर में जो सप्लाई आता है वो AC सप्लाई है ना। इसे छूने पर आपको झटका महसूस होता है, यहाँ तक कि ये खतरनाक लाइन भी होता है, डेंजरस लाइन है ये। ठीक है तो लेकिन अगर हम कहें 230 वोल्ट ही अगर DC हम लिख दें यहाँ पे, है ना, 5 वोल्ट की बैटरी देखो छूते हो तो उसमें झटका ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है। वैसे भी मनुष्य का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 1000 ओम। इसीलिए मनुष्य जो है 5 वोल्ट की DC सिग्नल मिली एम्पियर की करंट जो है अपने अंदर सहन कर लेता है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो अगर हम कहा जाए इसमें कहें कि 230 वोल्ट AC है, 230 वोल्ट DC है, इन दोनों में हाई वोल्टेज पर इन दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो DC सिस्टम। ठीक है, 230 वोल्ट DC सप्लाई ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब देखिए AC सिस्टम को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। AC सिस्टम DC सिस्टम से अलग क्यों है। AC सिस्टम में आप 11 kV 33 kV है ना, 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है, इतने वोल्ट तक आप पावर जनरेशन कर सकते हैं। लेकिन DC में ऐसा पॉसिबल नहीं है, DC जनरेटर इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको 11,000 वोल्टेज 33,000 वोल्टेज जनरेट करके दे सकें। अब कहोगे सर इतनी इतनी वोल्टेज जनरेशन की क्या आवश्यकता है। इतना वोल्टेज जनरेट कर, जितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेंगे हम उतना दूर तक लाइन ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज DC में 650 वोल्ट ही जनरेट कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्किंग की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। उस स्पार्क को जो है बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि DC में वैसे भी आग लगता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो DC जो है ज़्यादा खतरनाक है। AC में हाई वोल्टेज जरूर जनरेट कर सकते हैं हम, लेकिन DC में जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब पावर फैक्टर देखिए। AC सिग्नल का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है,
एसी सिग्नल में या एसी सिस्टम में पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर जो है यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों हो सकता है, लेकिन इसमें जो पावर फैक्टर होता है डीसी सिस्टम में वो केवल यूनिटी होता है, केवल यूनिटी पावर फैक्टर ही होता है या हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रजिस्टिव लोड होता है, जबकि इसमें रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव तीनों लोड हो सकता है। इसीलिए पावर फैक्टर लोड के अकॉर्डिंग एसी में चेंज होता रहता है। ओके, वैसे पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है एसी सिस्टम में लैगिंग होता है। ओके, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे मान लीजिए ये एसी सिस्टम है, इसके थोड़े डीपली पार्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हम एसी वेव के बारे में ही स्टडी करेंगे, इस प्रकार के वेव के बारे में। देखिए ये मान लो V बराबर वी एम, मतलब मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये साइन वेव का है ना वोल्टेज इक्वेशन है। ठीक है, एसी सिग्नल में ये वोल्टेज इक्वेशन है, तो इसके अंदर ही कहीं इसके करंट भी होगा, आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एसी थ्योरी पढ़ने से पहले हमको इन्हीं दोनों वेव्स के डेरिवेशन को समझना है। ठीक है, इसको मैं सिद्ध करके अभी दिखाऊंगा कि V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी इसी वेव से कैसे आ जाता है। ओके, अब आगे ध्यान से देखो, इसके इसी के अंदर वोल्टेज भी होता है, इसमें करंट भी होता है, लेकिन वोल्टेज इसके ऊपरी सिरे पर होता है क्योंकि वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। देखो जैसे घरों में लाइन आता है 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट एसी आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि करंट जो है मैक्सिमम 5 एम्पियर से कम ही होता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो 230 वोल्ट ज़्यादा है, वोल्टेज की मात्रा ज़्यादा है, करंट की मात्रा कम है, इसीलिए वोल्टेज की लाइन ऊपर जो है देखो ज़्यादा है, मतलब ऊपर है, इस पॉइंट पे समझ लो, और यहाँ पर करंट उसके अंदर है। इन दोनों के बीच में से कहीं लाइन जाएगा पावर लाइन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये पावर लाइन है जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों होगा, वो पावर लाइन कहलाएगा। ओके, अब हम इसके आगे सिद्ध करके बताएंगे आपको V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी की वोल्टेज इक्वेशन V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी कैसे होता है। ठीक है, अब मुझे सिद्ध करना है V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, इसी को हम इसी प्रकार से इसको मान सकते हैं E बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। देखो किसी एक को हम सिद्ध करेंगे पहले, इसके बाद इन तीनों का इंटरकनेक्शन बना देंगे। ओके, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये मैग्नेटिक लाइनें हैं। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से चित्र बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें एंगल की बात होगी। ये चित्र बनाएंगे आप तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, अब देखो आगे, अब क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले आपको एक एक्सिस खींच देना है, ऐसे एक्सिस खींच दिए। ठीक है, तो एक्सिस पे यहाँ लिखना है कॉस थीटा। अब हम बता रहे हैं कॉस क्यों लिखना है। देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिखा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन लिखा जाता है। ठीक है, अब हम कॉस को लेकर के चलेंगे और इससे हमको साइन वेव का इक्वेशन प्राप्त होगा। देखो यहाँ लिखा है ना V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब कॉस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जब साइन पे रखोगे तो उसमें वोल्टेज नहीं बनेगा या फ्लक्स बहुत कम कटेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रखेंगे। अब ये मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है जो इस एक्सिस से
किसी एंगल पर, मान लो थीटा एंगल पर रखा गया है ना, इस एक्सिस से थीटा एंगल पर रखा गया है और इसको हमको ओमेगा स्पीड से घुमाना है। किस स्पीड से घुमाना है? ओमेगा। ओमेगा मतलब कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। किसी एंगल पर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाना एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको ओमेगा स्पीड से हमको घुमाना है, तो ये रोटेट करेगा, तो ये इस फ्लक्स को काटेगा, तो इसमें जो वोल्टेज बनेगा उसका इक्वेशन में डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लीजिए एक चालक है इसमें, है ना, वो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। रेडियन एंगल का वो है और टाइम का रिस्पेक्ट, मतलब उसके टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियन लिया जाएगा। ओमेगा रेडियन प्रति सेकेंड से चल रहा है और उसमें विस्थापन कितना हो रहा है? मान लो थीटा डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो सम टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कंडक्टिंग मटेरियल में क्या मिलेगा आपको? देखिए, ओमेगा से आपने घुमाया था उसको एक निश्चित टाइम के लिए, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री घुमाया था? थीटा डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिया है। देखो कॉस यहाँ पहले इसीलिए लिख दिया क्योंकि हमको कॉस ही लेना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक हिंदी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है? फाई है, फाई लिख दो बराबर फाई मैक्स। इस वेव का, किसी वेव का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है और चूंकि ये क्षैतिज घटक है इसीलिए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा बराबर क्या है? ओमेगा टी। इसमें मान रख दो फाई बराबर फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो फैराडे का नियम। फैराडे का नियम बिना यूज किए आप इसको V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फैराडे ने कहा था किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग मटेरियल को रोटेट कराने पर उसमें एक विद्युत वाहक बल EMF जनरेट हो जाएगा। तो वो कितना जनरेट हो जाएगा? E बराबर एन डी फाई बाई डी टी, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये आइडियल नहीं है। उसके बाद लेंज आए, लेंज ने क्या किया? उन्होंने कहा फैराडे का नियम तो सही है लेकिन इनके नियम में जो n है इसके सामने निगेटिव लगाया जाएगा। निगेटिव क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इसका विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा? ध्यान से देखना, एक कॉइल है, इसको बैटरी से जोड़ दो ना, बी बैटरी से जोड़ दिए, एक कॉइल है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आई, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरी कुंडली को लाओ, उस कुंडली में रखने में मतलब इसके द्वारा फ्लक्स कटेगा तो इसमें भी एक करंट फ्लो होगा। देखिए इसमें जो करंट है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसमें करंट जो है वो कुंडली से बाहर की ओर जा रहा है। यही पहचान है, ये लोड मान लो ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो वोल्टेज है वो करंट को बाहर की ओर निकाल रहा है इस साइड में, और इसका जो वोल्टेज है वो करंट को ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है।
तो इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, ये जो E है और ND∅ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ पर लेंज ने कहा कि यहाँ नेगेटिव लगाया जाएगा, जो कि ये तथ्य में सही पाया गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि E बराबर ND∅dt है। तो अब तो समझ ही गए होगे यहाँ नेगेटिव क्यों है। लेंज ने क्यों कहा था कि यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट एक दूसरे का अपोजिट करता है, इसकी वजह से वोल्टेज के कारण। ठीक है, अब देखो इसमें देखो फाई का मान रखना है आपको, E बराबर -ND/dt, फाई का मान रख दो फाई मैक्स cos ओमेगा टी। ठीक, -n, फाई मैक्स क्या है, कांस्टेंट है, d/dt cos ओमेगा टी। E बराबर -n फाई मैक्स cos ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करिए टी के सापेक्ष, तो आपको मिलेगा -sin ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का फंक्शन बाई फंक्शन करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा मिलेगा आपको टी के सापेक्ष। ठीक, E बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस n फाई मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। फाइनल कंडीशन में आ गया n फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इसका नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, ये इसका अभी नॉर्मल इक्वेशन है। देखिए अब इसका क्या करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी जो एंगल है उसके बराबर रखना है आपको 90 डिग्री। तो E बराबर n फाई मैक्स ओमेगा एंड 1, इसका मान होगा साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो E बराबर आपको मिल गया मैक्सिमम वैल्यू, क्या मिल गया आपको, मैक्सिमम वैल्यू n फाई m ओमेगा। मिनिमम प्राप्त करने के लिए आपको ओमेगा टी बराबर 0 रखना पड़ेगा, जो कि पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मान इसमें रखेंगे तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, इस पूरे के स्थान पे हम लिखेंगे E मैक्स एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है पूरा साइन ओमेगा टी। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी और V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, अगर उसके सेम फेज में है तब। ठीक है, अब देखो वोल्टेज इक्वेशन सदैव यही रहेगा, चेंज होगा करंट इक्वेशन। जिस एंगल पर वोल्टेज से करंट, जिस एंगल पर वोल्टेज से करंट लीड करेगा या लैग करेगा, उसका कंडीशन समझो। देखो इस करंट में क्या होगा, I मैक्स साइन ओमेगा टी, अगर यहाँ पर एंगल प्लस होगा, कोई एंगल मान लो ये पर है, अगर यहाँ एंगल आप करंट में जोड़ेंगे, करंट में, क्योंकि वोल्टेज रेफरेंस लाइन आपने मान लिया ये कांस्टेंट है, फिक्स हो जाएगा, उसके में अगर थीटा एंगल से करंट के एंगल में प्लस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लैगिंग पावर फैक्टर का सर्किट, लैगिंग पावर फैक्टर का सर्किट। अगर इसमें से एंगल का मान घटेगा, ओके, तो ये कहलाएगा लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट, लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करके आपको दिखाएंगे, ओके, ताकि ये समझ में जल्दी से आ जाए कि इसमें जो है
आगे हम बताएंगे पहले डिफिनीशन, उसके बाद लीडिंग लैगिंग और उसके बाद रिजोनेंस। ठीक है, जितने हार्ड टॉपिक हैं वही हम बताएंगे, जैसे फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, है ना, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको जो है सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, केवल एक बार में तो नहीं आएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, एक और चीज़, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास को उसके समांतर रख दिया जाए, कैसे रख दिया जाए, समांतर, दो कंडीशन हो सकती है, समांतर या लंबवत, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके देखो समांतर रख दिए, है ना, तो इसके इस सिरे से भी फ्लक्स कटेगा और इसके इस सिरे से भी, दोनों तरफ से कटेगा। लेकिन अगर हम इसी को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत रख दें, है ना, बिल्कुल सीधे, इसको अगर हम सीधे लंबवत रख दें तो इसमें फ्लक्स ज़्यादा बाईपास होगा, लेकिन कटिंग जो है, फ्लक्स कटेगा, डी फाई बाई डी टी का मतलब होता है फ्लक्स कटेगा तभी आपको वोल्टेज मिलेगा। इसीलिए इसमें कॉस की बात, कॉस में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा कटने की वजह से इसमें वोल्टेज ज़्यादा डेवलप होता है, और साइन के अवस्था में, मतलब कि ऊर्ध्वाधर की अवस्था में कंडक्टिंग मटेरियल से ज़्यादा फ्लक्स नहीं कटता है, जबकि ज़्यादा फ्लक्स बाईपास होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कॉस में इसीलिए लिए क्योंकि इससे हम फ्लक्स ज़्यादा कट रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के समांतर में, पैरेलल में उसके कंडक्टिंग मटेरियल रखा जाएगा या लूप रखा जाएगा, तो जो फ्लक्स का कटिंग है डी फाई बाई डी टी वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्स कटेगा, इसमें फ्लक्स की कटने की दर ज़्यादा होगी, लेकिन इसके लूप से फ्लक्स की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब इससे फ्लक्स जो है बहुत कम फ्लो होगा, प्रवाहित होगा, इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये काटेगा ज़्यादा क्योंकि दोनों एक्सिस से काटेगा। अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, लंबवत रखते हैं, तो इसमें से फ्लक्स गुजरेगा जरूर मैक्सिमम, लेकिन जो फ्लक्स कटने की दर है डी फाई बाई डी टी वो बहुत कम होगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो, साइन कास में यही डिफरेंस है। हम कॉस लेकर चले थे लेकिन साइन प्राप्त किए, और वोल्टेज इक्वेशन में जब साइन मिला हमको, इसीलिए इसका नाम पड़ा, इस प्रकार के वेव शेप का दूसरा नाम है साइन वेव, साइन वेव सिग्नल या साइनोसॉइडल सिग्नल, है ना, इसका साइन वेव पड़ा नाम, तो उसके में साइन आने की वजह से पड़ा। ठीक है, अगर कास आता तो कॉस वेव इसको बोलते हैं, साइन वेव कॉस वेव दोनों होता है। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे लीडिंग लैगिंग क्रिया करने के बाद। उसके बाद फाइनल कंडीशन में टोटली एक नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे फाइनल कंडीशन में, इसको नोट्स करने के बाद। ठीक है, थैंक्स।